हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार आपके फिर से यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। और दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे थे आपकी घटना चक्र 2023 का जो लेटेस्ट एडिशन है, जिसके अंतर्गत हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं, जो आपके आरओ एग्जाम्स के साथ साथ यूपी पीसीएस 2024 के लिए बेहद ही हेल्पफुल सीरीज है ये। और इसी के साथ मैं आपको बताते चलूं कि अब यहाँ पर शॉर्ट नोट्स घटना चक्र के जो है उसकी भी क्लास कुछ ही समय बाद शुरू की जाएगी, मतलब कमिंग सून है, वो भी जल्दी आप लोगों के लिए प्रोवाइड की जाएगी, जो आपके आरओ और यूपी पीसीएस के बारे में कंप्लीटली जो है कि रामबाण साबित होगा, जिसके बारे में आप आरओ स्ट्रेटजी उसकी प्लेलिस्ट जो है कि आप देख सकते हैं। वहां पे उसकी वीडियो मैंने कल ही बना के डाल दी है, पूरी की पूरी जानकारी उसमें मैंने शेयर कर दी है। और साथ ही अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं घटना चक्र 2023 की, तो इसकी पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर एक मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे मोर लिखकर आता है, वहां से व्हाट्सएप नंबर लेकर आप उस पर मैसेज करके इंक्वायरी करके वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा लेक्चर रहेगा उद्योग, और जिसमें हम लोगों ने लौ एवं इस्पात उद्योग यानी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में कंप्लीटली जो है कि कल की क्लास में पूरी डिटेल से डिस्कशन कर लिया था, और आज हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे थे, क्योंकि आज हमें उसके एमसीक्यू सीरीज को सॉल्व करना है, जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या है पहला क्वेश्चन? स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो क्रोमियम और निकेल का ही प्रयोग इसमें मुख्यतः किया जाता है। स्टेनलेस स्टील का मतलब क्या होता है दोस्तों? धब्बा रहित, इसको इस्पात कहते हैं, धब्बा रहित स्टील भी कहते हैं। जो हमारे घरों में जो बर्तन होते हैं, इन सभी चीजों को कहते हैं। सामान्यतः क्रोमियम और निकेल के प्रयोग में होते हैं, लेकिन इसमें लौह धातु को भी मिलाया जाता है और कार्बन भी, इन सभी को डालकर ही स्टेनलेस स्टील तैयार किया जाता है। लेकिन अगर फिर भी प्रश्न में पूछा जाता है कि स्टेनलेस स्टील के मुख्य घटक क्या हैं, तो क्रोमियम और निकेल होते हैं। स्टेनलेस स्टील जो मिश्र धातु होती है वो किसकी होती है? तो मिश्र धातु की बात की जा रही है यहाँ पे। तो आप देखोगे लोहा और क्रोमियम। अब यहाँ देखो लोहा है, निकेल तो हट गया ऑप्शन से। तो अगर मैं आपको बताऊं तो मुख्य रूप से आप क्रोमियम का नाम याद रखेंगे, निकेल का नाम याद रखेंगे, लोहा को याद रखेंगे और कार्बन को याद रखेंगे। अब इन चारों में से कोई भी कॉम्बिनेशन आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है, धब्बा रहित स्टील यानी कि स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु क्या है? अब यहाँ पे देखो कार्बन भी ऑप्शन में है, क्रोमियम भी, लेकिन अगर वरीयता क्रम की बात करें तो क्रोमियम को ही सबसे पहले चूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्रोमियम चूज कर लीजिए। निकेल है तो निकेल आएगा, फिर लोहा, फिर आपका कार्बन। तो बी ऑप्शन हो गया यहाँ पर सही। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, भारत कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए, मतलब कि सामान्यतः पश्चिमी तट पर किया जाता है। इस उद्योग के ऐसे अवस्थिति स्थित्यांतरण का प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि गोवा और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना। अच्छा, लौह अयस्क उत्तम श्रेणी का कौन सा होता है? हेमेटाइट होता है दोस्तों। कौन सा होता है? हेमेटाइट। जो कि सबसे बड़ी जो खान है इसके लिए निकालने के लिए, वो है आपकी बैलाडीला खान। कहाँ की? बैलाडीला खान। और ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। तो इनका मिलना और इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की सुविधा जो है कि बहुत अच्छी है तुलनात्मक रूप से, इसलिए पश्चिमी घाट पर लौह इस्पात संयंत्र ज्यादा स्टैब्लिश देखने को हमें मिलते हैं। फिर यहाँ पे बात करेंगे कि भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा है? अब जैसे इस्पात उत्पादन उद्योग अगर हमें चाहिए तो हम किस चीज को आयात करेंगे? तो कोककारी कोयले की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमारे भारत में इसकी मात्रा केवल 7% के आसपास है, जबकि 93% हमारे यहाँ नॉन कोकिंग कोयला है। कौन सा कोयला दोस्तों? नॉन कोकिंग। और इसका उपयोग क्या होता है कोकिंग कोयले का? जो लोहे को गलाने के लिए जो भट्टियां चलाई जाती हैं उनमें उसी का प्रयोग किया जाता है सामान्यतः। तो इसीलिए कोककारी या कोकिंग कोयला भी कहते हैं। तो हम इसको ही सबसे ज्यादा हम आयात करते हैं, और जो कि सामान्यतः कहां से होता है? तो मुख्यतः ये ऑस्ट्रेलिया से इसे आयात किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, कोयले की स्थानीय आपूर्ति यानी लोकल सप्लाई उपलब्ध नहीं है, कहां पे? तो वीएसएल भद्रावती को। अब इसके बारे में समझते हैं, प्लांट है ये सभी। जैसे वीएसएल मतलब हो गया विश्वेश्वरैया स्टील लिमिटेड, को पहले मैसूर आयरन एंड स्टील लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। इसे लौह अयस्क की प्राप्ति बाबा बूदन की पहाड़ियों के केमान गुंडी खान से होती थी। अब बाबा बूदन की पहाड़ी कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक में। और इसी से मिलता जुलता एक और नाम आता है जो कि आपको एग्जाम में मिलता है, बादाम पहाड़ी, जो लौह अयस्क के लिए तो फेमस है, लेकिन वो कहाँ मिलता है दोस्तों? वो ओडिशा में मिलता है। अब जबकि चूना पत्थर भंडी गुड्डा से प्राप्त होता है, कोयले की स्थानीय आपूर्ति न होने के कारण यहाँ, मतलब कहाँ पे?
जो कोयला की आपूर्ति नहीं हो पाती कर्नाटक विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट पे, तो वहाँ पे चारकोल अथवा लकड़ी का प्रयोग कर लिया था, जो कि मलनाड के वन क्षेत्रों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर न होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है? तो जमशेदपुर। अच्छा, जमशेदपुर कहाँ पे है दोस्तों? झारखंड। ये न तो कोयला क्षेत्र के नजदीक है और न ही आपके लौह अयस्क के नजदीक है, ये दोनों के ही बीच में, यानी दोनों ही चीजों को ये आयात करते हैं। अब जैसे अगर आप देखोगे तो अगला प्रश्न है टिस्को। टिस्को की अगर हम फुल फॉर्म बात करें, TISCO, यानी कि टाटा आयरन स्टील कंपनी के रूप में आप इसे पढ़ सकते हो। तो ये किसके नजदीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है टाटा नगर। तो टिस्को अर्थात टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। ये टाटा नगर, जिसको हम जमशेदपुर के नाम से भी जानते हैं, इस कारखाने की स्थापना 1907 में की गई थी और इसे टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। अच्छा, भारत का पिट्सबर्ग कौन सा शहर है? तो ये भी होता है आपका जमशेदपुर, क्योंकि जमशेदपुर झारखंड को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। ऐसा यहाँ लौह इस्पात उद्योग के संकेंद्रण के कारण कहा जाता है, क्योंकि आपको मैं बताते चलूं, जो 5 ग्रेट लेक्स है ना दोस्तों, जो 5 ग्रेट लेक्स है, जैसे सुपीरियर, एरी, ओंटारियो, हुरॉन, ये जो झीलें हैं ना, यहीं पर आपका USA में एक शहर है पिट्सबर्ग, और जो कि सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग माना जाता है अमेरिका का, और उसी की तुलना करके भारत में जमशेदपुर को लौह इस्पात के रूप में पिट्सबर्ग का दर्जा दिया गया है। जैसे आप देखोगे कि एक जर्मनी का क्षेत्र होता है जिसका नाम होता है रूर। रूर प्रदेश में सबसे अधिक कोयला मिलता है, तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, झारखंड को भी जो है कि भारत का रूर क्षेत्र कह देते हैं एक तरीके से। गोंडवाना कोयला सबसे यहाँ पे मिलता है, तो ये कंपैरिजन किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम एकीकृत इस्पात संयंत्र राउरकेला इस्पात संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। अब यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने कल की क्लास में बताया था कि एक ट्रिक बताई थी, जो आप देखोगे राजा। राजा मतलब क्या होता है? र से हो गया राउरकेला और ज से हो गया जर्मनी, जबकि यहाँ पे ये क्या कह रहा है? सोवियत संघ से हो रहा है, तो ये गलत है। सोवियत संघ की अगर आप करोगे तो मैंने एक राजा भीरू बताया था, भी से भिलाई और रू से रूस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर ये पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया। ये उसी ट्रिक से आप सही कर सकते हो। सलेम, जो कि तमिलनाडु में इस्पात संयंत्र भारत में जंगरोधी यानी स्टेनलेस स्टील का एक प्रमुख उत्पादक है, बिल्कुल सही बात है। महाराष्ट्र इलेक्ट्रो स्मेल्ट लिमिटेड भारत इस्पात प्राधिकरण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की समानुषंगी है, तो यह भी सही है। फिर वहीं पे विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की एक इकाई है, यह भी सही है। तो आपने क्या देखा कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के संयुक्त सहयोग से हुई है, न कि रूस के, और इसी चीज को मैंने कल ट्रिक में बता भी दिया था। जैसे फिर से एक प्रश्न है कि भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार के किस सहयोग, मतलब किस देश के सहयोग से है? तो मैंने बताया था आपको कि एक ट्रिक बताई थी कि राजा भीरू दुबे, ठीक है, राजा भीरू दुबे हैं, तो कह सकते हो, मतलब यहाँ पे टाइटल दे दिया। अब राजा में हो गया र से राउरकेला, ज से जर्मनी, भीरू में भी से भिलाई और रू से रूस हो गया, दू से दुर्गापुर और बे से ब्रिटिश हो गया। तो ऐसे कंपैरिजन करके आपको मैंने ट्रिक बताई थी, और यहाँ भिलाई के लिए पूछ रहा है तो भिलाई का ऑप्शन क्या निकल आएगा? रूस निकल आएगा। तो ये सब ट्रिक आप लिख लिया करिए, क्योंकि ऐसे ट्रिक जो है कि आपको काम आ जाते हैं। फिर देखेंगे बोकारो की। अच्छा, इसका भी मैंने कहा था कि राजा भीरू दुबे ने बोरा मांगा है। बोरा मतलब बोकारो का रा से रसिया यानी कि रूस हो जाएगा। तो बोकारो इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से लगा है? तो रसिया यानी कि रूस के सहयोग से लगा है। तो ये सभी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं ट्रिक के माध्यम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है? तो वो है आपका लौह एवं इस्पात, क्योंकि इसका सबसे अधिक निर्यात करके ही हम सबसे अधिक विदेशी मुद्रा को प्राप्त कर पाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जैसे भिलाई की बात करें तो ये MP नहीं है, बल्कि कहाँ पे है दोस्तों? छत्तीसगढ़, क्योंकि सन 2000 में ही आपको MP और छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था, जबकि 2004 का प्रश्न है, इसका मतलब ये गलत हो गया। दुर्गापुर जो कि ब्रिटेन के सहयोग से स्टैब्लिश हुआ पश्चिम बंगाल में, जमशेदपुर झारखंड में जिसको भारत का पिट्सबर्ग भी कहते हैं, राउरकेला उड़ीसा में जिसको हमने राजा यानी कि जर्मनी के सहयोग से स्टैब्लिश किया। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही मिल गया है। क्लियर है इतनी बात? देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ राज्य में है और ये सोवियत संघ यानी कि वर्तमान रूस की सहायता से
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्टैब्लिश किया गया। दुबे मतलब दुर्गापुर ब्रिटेन से हो गया, राजा मतलब राउरकेला जर्मनी से हो गया, और जमशेदपुर तो लौह संयंत्र है ही वहां पे निजी क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह आपूर्ति कहां से की जाती है? तो जो लौह अयस्क की आपूर्ति होती है दोस्तों, वो कहां से होती है? क्योंझर से होती है। तो यहां पढ़ेंगे कि ओडिशा के सुंदरगढ़ और क्योंझर अथवा केंदुझार जिले से लौह अयस्क की आपूर्ति राउरकेला को की जाती है। फिर अगला प्रश्न है, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? तो यहां पर पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा समूह था जो स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे। तो सिंपल सी बात है, जब 1956 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पीसी महालनोबिस साहब का जो है कि मॉडल लागू किया गया और हैवी इंडस्ट्री पर फोकस किया गया। किस पे? हैवी इंडस्ट्री यानी भारी उद्योग, जिसके अंतर्गत 3 इस्पात कारखाने खोले गए, जिसमें एक तो था आपका भिलाई, दूसरा दुर्गापुर और तीसरा राउरकेला। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। अगर हम देखें तो राउरकेला जो कि जर्मनी के सहयोग से ओडिशा में, भिलाई जो कि रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में, और दुर्गापुर जो कि ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में ओपन किए गए ये। फिर भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्र से काफी दूर स्थित है? तो हो जाएगा आपका भद्रावती। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि आप देखोगे कि लौह एवं इस्पात उत्पादक क्षेत्रों में से बोकारो हो गया, दुर्गापुर, कुल्टी, आसनसोल कोयला क्षेत्रों के पास अवस्थित है, जबकि भद्रावती कोयला क्षेत्र से काफी दूर अवस्थित है। निम्नलिखित में से लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल के क्षेत्र के समीप नहीं है? तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका स्टार बनाया, तो यानी हम व्याख्या पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे केवल कच्चे माल का उल्लेख किया गया, न कि किसी विशेष कच्चे माल का। जैसे किसी विशेष में लौह इस्पात पूछ सकते थे आप, लौह अयस्क या कोयला पूछ लेते, या हैवी वाटर पूछ लेते, तो ऐसा कुछ नहीं है। जबकि लौह एवं इस्पात उद्योग में अनेक कच्चे माल का प्रयोग होता है, तो कोई ना कोई जो है कि कच्चा माल जरूर ऐसा होगा जो वहां पे मिलता होगा। ऐसा तो नहीं है कि केवल लौह अयस्क, कोयला और पानी से ही काम हो जाएगा। बहुत सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, तो कोई ना कोई रॉ मटेरियल्स तो हर एक इंडस्ट्री के आसपास मिल ही जाता होगा। इसलिए इस प्रश्न को बाहर रखना ही सही था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? हालांकि भारत सेकंड नंबर पर है, लेकिन अगर फर्स्ट नंबर पे बात करेंगे तो चाइना है। और यह प्रश्न इसलिए पूछा गया क्योंकि चाइना जो है कि सबसे अधिक सीड्स पर है, और दूसरे नंबर पे भारत आ गया, और तीसरे नंबर पे जापान। ये प्रश्न यहाँ पे पूछने का लॉजिक यही था क्योंकि 2022 से पहले इंडिया थर्ड नंबर पे था और सेकंड नंबर पे जापान। तो जापान जो सेकंड नंबर पे हुआ करता था और जो इंडिया थर्ड नंबर पे, उन दोनों ने एक दूसरे की पोजीशन को रिप्लेस कर दिया और सेकंड और थर्ड की पोजीशन बदल गई। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे एल्यूमिनियम एवं ताम्र उद्योग, यानी कि जो एल्यूमिनियम है और तांबे का उद्योग। अच्छा, आपको बताते चलूं कि ये जो बॉक्साइट होता है दोस्तों, यही हमारा एल्यूमिनियम अयस्क होता है बॉक्साइट, जहां से हमें एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। भारत में एल्यूमिनियम उद्योग की शुरुआत 1937 में एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जेके नगर, पश्चिम बंगाल के गठन के साथ हुई। एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 1942 में एल्यूमिना और 1944 में एल्यूमिनियम का उत्पादन किया गया। तो ध्यान देना, एल्यूमिना अलग होता है, एल्यूमिनियम अलग होता है। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना में 2 नए एल्यूमिनियम संयंत्रों की स्थापना की गई। एक तो था हीराकुंड, यानी जिसको हम लोग इंडाल कहते हैं, दूसरा रेणुकूट था जिसको हम लोग हिंडाल्को कहते हैं, जो कि सोनभद्र में आपका स्थित है, यूपी में। हिंडाल्को की फुल फॉर्म पूछेंगे तो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। यह आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है जो कि एल्यूमिनियम और कॉपर का उत्पादन करती है। कॉपर मतलब तांबे की। और इसकी स्थापना 1958 में कहां पर की गई थी? रेणुकूट, सोनभद्र में। इस कंपनी का एल्यूमिनियम उत्पादन संयंत्र 1962 में दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के रेणुकूट जो कि सोनभद्र में स्थापित किया गया। 2007 में हिंडाल्को द्वारा नावेलिस का अधिग्रहण कर लिया गया। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको हम बाल्को भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1965 में छत्तीसगढ़ के कोरबा में की गई और इसको बॉक्साइट की आपूर्ति अमरकंटक, जहां की मध्य प्रदेश में आता है जो क्षेत्र, गंधमर्दन ओडिशा से, और बिजली की आपूर्ति कोरबा ताप शक्ति गृह से की जाती है। तो अलग अलग प्रकार के जो रॉ मटेरियल्स है वो भी यहीं से मिलते हैं। वर्तमान में कोरबा आपका कहां पे है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। बाल्को की बात करेंगे तो बाल्को सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनी है। ये जो है कि सार्वजनिक क्षेत्र की पहली ऐसी कंपनी है जो उत्पादक कंपनी एल्यूमिनियम के लिए। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इंदाल की स्थापना 1938 में की गई थी। 1944 में इसका नाम बदलकर इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कर दिया गया
और 2005 में इंडाल का विलय हिंडाल्को द्वारा कर लिया गया। इसकी 2 एल्यूमिनियम इकाइयां हैं, एक पहली हीराकुंड यानी ओडिशा में और दूसरी अलुपुरम केरल में स्थापित है। किसकी? हिंडाल्को की। ये 2 यूनिट इसकी अलग से चलती हैं। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी यानी नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना 1981 में ओडिशा के कोरापुट जिले में दमनजोड़ी में की गई और इसका बॉक्साइट से एल्यूमिना का निष्कर्षण केंद्र झारखंड के मूरी में स्थित है। तो एल्यूमिनियम जो निकाला जाता है वो बॉक्साइट से निकाला जाता है, क्योंकि यही बॉक्साइट अयस्क होता है एल्यूमिनियम का। मूरी वर्क्स, जिसको हम हिंडाल्को भी कह सकते हैं, भारत का प्रथम एल्यूमिना रिफाइनरी है, जिसे 1948 में कमीशन किया गया, यानी स्टैब्लिश किया गया। नेशनल एल्यूमिना कंपनी लिमिटेड की भुवनेश्वर में स्थित इकाई भारत की सबसे बड़ी एकीकृत एल्यूमिनियम कंपनी है। खनन मंत्रालय के तहत नाल्को सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी के अंतर्गत आती है, महारत्न नहीं, नवरत्न के अंतर्गत। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना 9 नवंबर 1967 को की गई थी और इसे एकमात्र एकीकृत तांबा उत्पादक कंपनी होने का गौरव प्राप्त है। यानी पूरे भारत में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है, जिसको 1967 में एस्टैब्लिश किया गया, ये भारत की एकमात्र एकीकृत तांबा उत्पादक कंपनी के रूप में जानी जाती है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की खाने एवं प्लांट 5 इकाइयों के रूप में, जैसे एक राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात में। इनका वर्णन अगर हम करें तो आप यहाँ पर देखोगे, एक तो होती है आपके राजस्थान की खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स खेतड़ी नगर राजस्थान, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स घाटशिला झारखंड, मलाज खंड कॉपर प्रोजेक्ट मलाज खंड एमपी, तलोजा कॉपर प्रोजेक्ट तलोजा महाराष्ट्र में, गुजरात कॉपर प्रोजेक्ट झगड़िया गुजरात में। तो आपको देखिए 2 नाम तो पता होंगे, मैं कह सकता हूँ अगर आप लोग स्टडी कर रहे हैं तो, एक तो मलाज खंड और दूसरा खेतड़ी नगर। ये आपको पता होंगे कि खेतड़ी राजस्थान में तांबे के लिए, मलाज खंड भी तांबे के लिए मध्य प्रदेश में। लेकिन मैं ये सलाह दूंगा कि आपको ये 3 नाम याद कर लेने चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं तांबे के लिए। एक तो घाटशिला कहाँ पर है? झारखंड में। तलोजा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। झगड़िया कहाँ पे? गुजरात में। ये तीनों ही आपके कॉपर के प्रोडक्शन से संबंधित है और ये इंपॉर्टेंट भी है। अब जैसे कुछ अगर आप देखेंगे कि कुछ हम एल्यूमिनियम उद्योग की बात करें तो जैसे यूपी का रेणुकूट हिंडाल्को जो कि सबसे फेमस है। दूसरा अंगुल आप देखोगे ओडिशा का नाल्को हो गया, ठीक है। तीसरा कोरापुट में अगर आप देखोगे नाल्को, एक ये भी हो गया। फिर यहाँ पे आप कोरबा देखोगे बाल्को, फिर वहीं पे एक हीराकुंड आप देखोगे, रत्नागिरी महाराष्ट्र, बेलगांव महाराष्ट्र, माल्को मेटूर में है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा, और अलुपुरम भी यहाँ पे है। तो ये सब आपने देखे एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज। और अब हम पहला प्रश्न यहाँ से पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व क्यों है। तो कोरबा एक एल्यूमिनियम उद्योग के कारण प्रसिद्ध है, इसीलिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इसका महत्व माना जाता है। और वहां पे कौन सी कंपनी दोस्तों? तो बाल्को है, जो कि कोरबा मुख्य शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसलिए कोरबा एल्यूमिनियम उद्योग के कारण महत्वपूर्ण है। कौन सी कंपनी एल्यूमिनियम नहीं बनाती है? तो नाल्को भी बनाती है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, बाल्को जो कि आपका जो है कि कोर बनाती है एल्यूमिनियम, और हिंडाल्को भी आपकी एल्यूमिनियम बनाती है। लेकिन टेल्को नाम से कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो एल्यूमिनियम के बारे में जानकारी हो। अगर हम बात करें तो टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, जिसे वर्तमान में टाटा मोटर्स लिमिटेड के नाम से जानते हैं, ये ऑटोमोबाइल, अन्य वाणिज्यिक वाहनों, इन सभी का निर्माण करती है। फिर यहां से देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। बाल्को जो है कि रायपुर में नहीं है दोस्तों, बल्कि ये कोरबा में है। वहीं हिंडाल्को की बात करें तो पिपरी, हालांकि पिपरी की बात करें तो ये सोनभद्र में ही रेणुकूट के आसपास के क्षेत्र को कहते हैं। नाल्को की बात करें तो ओडिशा के भुवनेश्वर के निकट है। और HCL की बात करें तो ये खेतरी नहीं है बल्कि खेतड़ी है। HCL मतलब होता है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, और ये राजस्थान में है। अब इसी तरीके से आगे देखते हैं, यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं ये पूछा जा रहा है। बाल्को की बात करें, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा में है, बिल्कुल सही है। फिर अगर हम देखें तो इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडाल की बात करें हीराकुंड में है। और मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड माल्को की बात, तो इसकी बात करेंगे जो माल्को की है, तो ये चेन्नई दोस्तों गलत हो जाएगा, बल्कि इसका हो जाएगा मेटूर। कहां पे हो जाएगा? मेटूर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। जबकि हिंडाल्को की बात करेंगे तो रेणुकूट में ही सही है ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपका। देखिए मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी जो कि माल्को है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मद्रास का नाम बदल के हमने चेन्नई कर दिया तो आप इसका उत्तर चेन्नई लगा लो, ऐसा नहीं है।
केवल नाम बदला गया है, लेकिन लोकेशन तो इसकी वही मेट्टूर में ही है, जो कि सलेम जिले के अंतर्गत आता है, तमिलनाडु में। ठीक है, ये चेन्नई में अवस्थित नहीं है। और अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न फिर से मैचिंग करने का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एल्यूमिनियम कंपनी है और ये अवस्थिति। तो बाल्को की अगर मैं बात करूं, अभी हमने देखा कि ये कोरबा में आ जाएगा। हिंडाल्को की बात करें तो ये रेणुकूट हो जाएगा। इंडियन एल्यूमिनियम और नेशनल एल्यूमिनियम, अब नेशनल को आपने क्या पढ़ा है दोस्तों, नालको पढ़ा है। क्या पढ़ा है, नालको। लेकिन इंडियन एल्यूमिनियम के लिए क्या पढ़ा है आपने, इंडाल पढ़ा है। अब बताओ, अब इस तरीके से आपको मिलान करना है। तो नालको को अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका हीराकुंड में, और जो बचा हुआ है वो कोरापुट में हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बाल्को आपका कहाँ पे दोस्तों, कोरबा में 1965 में स्थापना हुई। हिंडाल्को कहाँ पे है, तो ये रेणुकूट सोनभद्र में स्थापना हुई। फिर वहीं इंडियन एल्यूमिनियम यानी इंडाल्को की बात करें तो ये हीराकुंड ओडिशा और दूसरी अलुपुरम केरल में है। जबकि 2005 में इंडाल्को का या इंडाल का विलय हिंडाल्को में हो गया। और फिर नाल्को की बात करेंगे तो 2 लाख टन प्रति वर्ष उत्पादन एल्यूमिनियम की रिफाइनरी की स्थापना ओडिशा के कोरापुट जिले में की गई है। तो नाल्को कहाँ पे, कोरापुट में है। अब यहाँ पे फिर से एल्यूमिनियम संयंत्र है। अभी हमने पढ़ा कि जो इंडाल है उसका एक यूनिट तो हीराकुंड में है ओडिशा में, और दूसरी यूनिट अलुपुरम केरल में है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कोरबा की बात करें तो कोरबा में आपकी जो मालको है, मतलब बाल्को, तो ये आपके छत्तीसगढ़ में है। फिर बेलगाम, ये वही बेलगाम है जहाँ पे 1924 में महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, कर्नाटक हो जाएगा। और अंगुल की बात करें तो ये आपका ओडिशा हो जाएगा। इज इट क्लियर है दोस्तों, इतनी बातें। अब यहाँ पे आप मिलान भी देख सकते हो कि अलुपुरम की बात करेंगे तो केरल हो जाएगा, अंगुल की बात करेंगे तो ओडिशा हो जाएगा, बेलगाम की बात करेंगे कर्नाटक होगा, कोरबा की बात करेंगे छत्तीसगढ़ हो जाएगा। निम्नलिखित स्थानों में तांबा का कहां पर उद्योग है। मैंने बताया था कि 5 स्थान आपको याद कर लेने हैं। एक तो आपको मैंने बता रखा था कि खेतड़ी को आपको याद कर लेना है, जो राजस्थान में है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि एक मलाज खंड है। कहाँ पे है, मलाज खंड, जो एमपी में है। और तीसरा एक बताया था मैंने महाराष्ट्र का, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और एक मैंने आपको बताया था गुजरात में, इसको भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और एक और छूट रहा है जो मुझे भी इस समय याद नहीं आ रहा है, वो आपको बता देना है, ऊपर की क्लास में हमने पढ़ा रखा है। अब यहाँ पर हम चलते हैं विविध इंडस्ट्री के सेक्टर पे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो विविध का सेक्शन होता है वो हमेशा एक सीक्वेंस में नहीं होता, बल्कि बहुत सारी चीजें उसमें मिक्स रहती है, जिसकी वजह से हमारा एक कनेक्टिविटी नहीं बन पाती है। तो हम इस सीरीज को डायरेक्ट एमसीक्यूज के तौर पे सॉल्व करेंगे, जहां से हम जितने भी इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर पेपर होंगे क्वेश्चन, उनको हम सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि उद्योग हो या खनिज हो या कृषि हो, अक्सर विविध सेक्शन में क्या होता है, एक लाइन तो दिया होता है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की, तुरंत दूसरी लाइन दूसरी इंडस्ट्री की आ जाती है। इससे क्या होता है कि बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम लोग डायरेक्ट एमसीक्यूज के बेस पे इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए एमसीक्यूज पर चलते। तो अब यहाँ पर आप देखोगे, ये पहला प्रश्न है हमारा, और यहाँ पे खनिज अन्वेषण अभिकरण है और उनके मुख्यालय, जैसे तेल और प्राकृतिक गैस आयोग यानी कि जिसको हम लोग ओएनजीसी कहते हैं, इसका मुख्यालय तो आपको मिलेगा दिल्ली में। वहीं राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, नाल्को के नाम से पढ़ा, तो ये तो हमें मिल जाएगी भुवनेश्वर में। अगर हम बात करें राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की बात करेंगे तो ये आपका मिल जाएगा नागपुर में। और खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड की बात करेंगे तो ये आपका मिलेगा हैदराबाद में। तो इस तरीके से आपका देखिए मिलान हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आप इसको देख सकते हो कि इसका प्रश्न का कि ओएनजीसी आयोग कहाँ पे है, नई दिल्ली में। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर में। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में है। अब यहाँ अगला प्रश्न आपका आता है आरओ री एग्जाम 2016, जो कि 2020 में री एग्जाम हुआ था। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया है। तो कृत्रिम रबड़ संयंत्र आपके पानीपत में लगाया गया है, और ये कहां पर आता है, तो हरियाणा राज्य के अंतर्गत आता है। क्लियर है इतनी बात। और अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना इंडियन सिंथेटिक रबड़ प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा की गई है। फिर यहाँ पर कुछ केंद्र हैं और उसके उद्योग हैं, ये आपको मिलान करना है। जैसे अगर आप देखोगे, आपको अगर इन ऑप्शन में से कुछ नहीं आ रहा है तो आपको कालीन तो आ रही होगी, कालीन भैया, मिर्जापुर, भदोही, तो आप इससे मिलान करिए। ठीक है, आप इससे मिलान कर दीजिए। अब मैं आपको बताऊं काकीनाडा, ठीक है, ये काकीनाडा नहीं है, काकीनाडा है, जो कि सूती वस्त्र के लिए फेमस है। वहीं विरुधुनगर की बात करेंगे तो ये आपके रेशम के लिए फेमस है। और चन्नापटना की बात करेंगे, जो चन्नापटना है, नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिर से इसको हम लोग स्लॉट को सही करते हैं। जैसे देखिए काकीनाडा जो है दोस्तों, ये जूट के लिए हो जाएगा।
विरुधुनगर जो होगा वो आपका सूती वस्त्र होगा, और चन्ना पटना की बात करेंगे ये आपका रेशम के लिए होगा, और भदोही की बात करेंगे तो ये आपका कालीन के लिए होगा। तो ये मैंने अब इस बार जो बता दिया ये सही है, और इसको सही से मिलान कर लीजिएगा। और ये 2010 का प्रश्न है यूपी यूडीए एलडीए का। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारी इंजीनियरिंग उद्योग है, मशीन औजार है, एल्यूमिनियम है, उर्वरक है, इनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आप देखोगे भारी इंजीनियरिंग उद्योग ये कहाँ पे है, पिंजौर में है। कहाँ पे दोस्तों, पिंजौर। लेकिन अगर मैं कहूँ मशीन औजार की बात, पिंजौर नहीं, ये तो हाँ, भारी इंजीनियरिंग उद्योग दोस्तों रांची में है, सॉरी रांची में है। और मशीन औजार की बात करें तो ये पिंजौर में है। वहीं एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो ये आपका रेणुकूट हो गया, और उर्वरक की बात करेंगे तो ये सिंदरी में उर्वरक निर्माण होता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि भारी इंजीनियरिंग उद्योग रांची में है, मशीन औजार पिंजौर में है, एल्यूमिनियम आपका रेणुकूट में, और उर्वरक आपका सिंदरी में है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड मंगलौर में एक और एलएनजी टर्मिनल लगा रहा है, तो ऐसी बात नहीं है, ये बात गलत है। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय विशाखापत्तनम में है, तो हाँ, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन का विशाखापत्तनम में है। नारवा पहाड़ खान भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड द्वारा संचालित की जाती है, यह भी सही है। तो 2 और 3 सही है, इसका मीन्स हो गया कि आपका सी आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो आप देखोगे कि पेट्रोनेट जो एलएनजी लिमिटेड अभी तक दहेज यानी गुजरात में 17.5 मिलियन पर टन के हिसाब से है, एवं कोच्चि केरल में 5 टन क्षमता का टर्मिनल लगा चुका है। तीसरा एलएनजी टर्मिनल गंगावरम आंध्र प्रदेश में लगाया जाना प्रस्तावित। अगले प्रश्न में आप देखेंगे हस्तशिल्प केंद्र है यहाँ पे, और उनके कुछ राज्य जिनको हमें मिलान करना है, क्योंकि ये सब विविध प्रश्न है जहाँ पे अलग अलग तरीके से आंसर बनेंगे। जैसे मौन की बात करें तो मौन आपका नागालैंड में हो जाएगा। नलबाड़ी की बात करेंगे तो ये आपका असम में हो जाएगा। पासीघाट की बात करेंगे तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तुरा की बात करेंगे तो आपका मेघालय में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, मेघालय, क्योंकि मौन एक नागालैंड का जिला है। मौन के सांग्युन गांव में, नगांव में सबसे अच्छी लकड़ी के वास्तुकार मिलते हैं। क्या मिलते हैं, लकड़ी के वास्तुकार। गुवाहाटी के समीप असम में स्थित नलबाड़ी जिला बांस आधारित पारंपरिक वस्तु के निर्माण के लिए विख्यात है। नलबाड़ी जिला बांस आधारित। पासीघाट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में सियांग, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी का स्थानीय नाम है, इसके दाहिने किनारे पर स्थित है। तुरा की बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी के निचले मैदानी भाग में मेघालय में स्थित पहाड़ी भूदृश्य वाला जिला है। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि 2 अलग अलग पॉइंट में है, तो हम लोग सीधे इसकी व्याख्या कोई कवर कर लेते हैं कि काकीनाडा जो कि आंध्र प्रदेश में बायोडीजल संयंत्र लगाया गया था। डुंडीगल, जो डुंडीगल है ये हैदराबाद में भारतीय वायुसेना अकादमी या भारतीय वायुसेना का प्रशिक्षण संस्थान कह दीजिए। मझगांव गोवा में स्काई बस मेट्रो रेल परीक्षण यात्रा जो है कि इसके लिए फेमस है। और यहाँ पे भद्राचलम की बात करेंगे जो वर्तमान के तेलंगाना में है, तो ये आईटीसी कागज बोर्ड इकाई यहाँ पर स्टैब्लिश की गई है। फिर यहाँ पे कुछ केंद्र हैं और यहाँ पर उद्योग हैं, तो इनकी अगर हम बात कर लेते हैं तो आप देखोगे कि अब यहाँ पर एक तो आंवला दोस्तों खाने वाला होता है जो आपको प्रतापगढ़ में सबसे अधिक मिलेगा। लेकिन ये जो आंवला है ये जगह का नाम है जो बदायूं के पास पड़ता है, बरेली बदायूं के पास, ठीक है। यहाँ पर आपको उर्वरक कारखाना मिलेगा। मोदी नगर जो कि गाजियाबाद के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे बहुत सारे मोदी नगर में बीटेक कॉलेज खोले गए हैं जो रबर इंडस्ट्री से रिलेटेड है। बाराबंकी की बात करेंगे तो ये पॉलीफाइबर से रिलेटेड है, और कानपुर की बात करेंगे तो ये विस्फोटक से रिलेटेड है। अब यहाँ पे आप मिलान को फिर से देख सकते हैं कि आंवला जो है कि उर्वरक कारखाना, मोदी नगर रबर कारखाना, बाराबंकी पॉलीफाइबर, कानपुर विस्फोटक हो गया। तो इस तरीके से आप इसको मिलान कर सकते हैं। निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो सबसे प्राचीन उद्योग हमारा दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग है, जिसके लिए हम कहते हैं चरखा कातना। देखिए चाय का जो उद्योग है वो बाद में शुरू हुआ, चीनी का भी बाद में हुआ और जूट का भी बाद में, लेकिन सूती वस्त्र का हमारे सबसे पुराना उद्योग माना जाता है। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने हैं। कोयम्बटूर में लगभग 919 सूती वस्त्र मिले हैं, जो तमिलनाडु के कुल मिलों का 40% है। सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने तमिलनाडु में, उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है और तीसरा आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। सही जोड़े का आपको मिलान करना है। जैसे
आप देखेंगे कि जरी के बटुए, जो जरी की होती है ना, वो बटुए आपको पर्स जो होते हैं वो भोपाल में मिलते हैं। भैरवगढ़ के प्रिंट ये आपको उज्जैन में मिलेंगे। और उसके बाद अगर आप देखोगे बाग की हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट, ये धार में मिलेंगे जो एमपी में ही है। और चंदेरी की साड़ियां ये अशोकनगर है। तो देखा जाए तो ये एमपी स्पेशल जो है कि प्रश्न है और वहां की लोकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। और एमपी 2008 में ये प्रश्न पूछा गया है। फिर यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है। तो इसमें मसूरिया साड़ी जो है वो आपके कोटा से संबंधित है, बाकी सभी यहां पर गलत हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न यहां पर देखेंगे कि डीजल लोकोमोटिव, जिसको हम लोग इन शॉर्ट डीएलडब्ल्यू भी कह देते हैं, और ये रेलवे कारखाना ये वाराणसी में होता है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री की बात करेंगे तो ये रायबरेली से संबंधित है। तेल शोधन कारखाने की बात करेंगे तो ये मथुरा से संबंधित है। लेकिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा में नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप देखोगे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है उसकी स्थापना 1954 में की गई। और इसका विनिर्माण जो इकाइयां हैं, जैसे पंचकुला हरियाणा में, कोटद्वार उत्तराखंड में, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, वहीं तलोजा एवं पुणे महाराष्ट्र में, हैदराबाद तेलंगाना, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, बंगलुरु कर्नाटक, चेन्नई तमिलनाडु, इतनी जगह इनकी स्थापना की गई है। जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह किस लिए बेटा, तो वो है आपका सीमेंट उद्योग के लिए। और सीमेंट उद्योग का जिप्सम जो होता है वही इसका आधारभूत जो है कि कच्चा माल कहलाता है। और दूसरा जो कच्चा माल होता है वो होता है दोस्तों चूना पत्थर। और ये दोनों चीजें यहाँ पे आसानी से मिलने की वजह से सीमेंट उद्योग बहुत फेमस है। चुनार कहाँ पे है, तो चुनार का एक किला भी है और ये मिर्जापुर के पास, मतलब मिर्जापुर शहर में ही आता है। विश्व स्तर पे सीमेंट उत्पादन में भारत 2010 में कौन से स्थान पे था। तो हालांकि हम लेटेस्ट आंकड़े को पढ़ेंगे, 2010 की आवश्यकता नहीं है हमें पढ़ने का। तो हम 2020 के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो चीन पहले स्थान पे है और भारत दूसरे स्थान पे सीमेंट के उत्पादन में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राज्य जो है 2018-19 में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन करता था, तो राजस्थान करता था। लेकिन 2020 के आंकड़े बताते हैं कि आज भी राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। अगला यहाँ प्रश्न बनता है निम्नलिखित में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है। अब देखिए यहाँ पे आप देखोगे जिप्सम भी है और चूना पत्थर, तो आपको बी ऑप्शन पहले प्रेफरेंस पे रखना होगा, जबकि जिप्सम भी होता है इसके लिए, लेकिन मुख्यतः चूना पत्थर पर निर्भर करता है। और यह उद्योग एक भार हरासी वाला उद्योग है, यानी कि जितने वजन का आपने रॉ मटेरियल लगाया उतने वजन का प्रोडक्शन बन के नहीं निकलता। फॉर एग्जांपल हमने रॉ मटेरियल लगा दिया 80 केजी, ठीक है, एक सीमेंट की बोरी तैयार करने में, और सीमेंट तैयार कितना हुआ, मान लीजिए 35 केजी, तो वजन घट गया कि नहीं घट गया। तो इसी को हम भार हरासी उद्योग कहते हैं, जिसमें चूना पत्थर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल किस इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता है, तो सीमेंट की इंडस्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है। बिहार के डालमिया किसके लिए प्रसिद्ध है, जो डालमिया नगर है वो भी आप देखोगे सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। और डालमिया नगर आपका इसके साथ साथ चीनी उद्योग, कागज उद्योग, केमिकल आदि उद्योग भी यहाँ पर मुख्य रूप से स्टैब्लिश है। लेकिन सबसे अधिक इंपॉर्टेंट की बात करें तो सीमेंट वहां पर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नांकित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है, तो वो हो जाएगा आपका भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश का भोपाल नगर कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे बहुत सारे कीटनाशक दवाइयां बनती हैं। इवन की जो यूनियन कार्बाइड की जो कंपनी थी 1984 में, जहां से MIC रिसाइव हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी, वो भी क्लेम करती थी कि हम कीटनाशक दवाइयां बनाते हैं। हालांकि इस पर एक मूवी आई हुई है रेलवे मैन, R माधवन और BP मेनन की, आप लोग देख सकते हो उसे, बहुत अच्छी है वो सीरीज। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ स्थान हैं और कुछ उद्योग हैं, उनके बारे में हम मिलान करेंगे। जैसे कि आप देखोगे विशाखापत्तनम, तो विशाखापत्तनम भाई आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में, तो यहाँ पे तो पोत निर्माण होगा, यानी कि जो समुद्र के जहाज होते हैं वो बनेंगे। मूरी की बात करेंगे तो मूरी आपका एल्यूमिनियम के लिए, हमने पढ़ा था एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के बारे में, मूरी का नाम। वहीं गुड़गांव की बात करें या गुरुग्राम की, तो ये मोटर गाड़ियां यहाँ पे सबसे अधिक बनती है। और पनकी, पनकी कहाँ पे दोस्तों, ये कानपुर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे भी उर्वरक जो संयंत्र है वो लगे हुए हैं, उर्वरक बनती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, उद्योग और केंद्र है लेकिन कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे सीमेंट के लिए आप देखोगे गुजरात का पोरबंदर आता है, पेट्रो रसायन के लिए नागथेन आता है, लेकिन चीनी के लिए सिलवासा नहीं आता, जो कि दमन द्वीप की राजधानी है सिलवासा, वहां पे नहीं है। लोहा और इस्पात के लिए राउरकेला तो सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि चीनी का कोई भी वहां पे केंद्र नहीं देखने को मिलता है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे,
भारत में रबर उद्योग स्थापित है या स्थित है, कहाँ पे है? पंजिम। इसको पंजिम भी बोलते हैं, असल में इसका नाम पणजी है जो कि गोवा की राजधानी है, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इसे पंजिम बोलते हैं। और यहाँ पे रबर इंडस्ट्री आपको मिल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है भाई? तो आप देखेंगे कि रामागुंडम की बात करें तो ये उर्वरक के लिए फेमस है, रामागुंडम, जो कि तेलंगाना के अंतर्गत है। चितरंजन की बात करेंगे तो ये लोकोमोटिव के लिए फेमस है। कोरबा की बात करेंगे तो ये एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, जिसको हम लोग बाल्को के नाम से जानते हैं। और पिपरी की बात करें तो पिपरी जो कि सोनभद्र के अंतर्गत है, जिसको हम लोग रेणुकूट के नाम से भी पढ़ रहे थे, यहाँ पे आपको हिंडाल्को एल्यूमिनियम कंपनी देखने को मिलेगी, न कि कीटनाशक दवाएं। तो डी हो जाएगा, क्योंकि कीटनाशक दवाएं मुख्य रूप से एमपी में मिलती है। कहाँ पे? एमपी। और एमपी में भी कहाँ पे? भोपाल में इसकी प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है। अच्छा, यहाँ पे पिपरी का जो है कि ये हिंडाल्को के साथ साथ ये जल विद्युत योजना ले रहा है, ठीक है, तो इसको भी आप सही कर सकते हो। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम उर्वरक संयंत्र 1951 में बिहार, जो कि वर्तमान झारखंड के सिंदरी में स्थापित हुआ। इसके बाद नांगल यानी पंजाब उर्वरक संयंत्र स्थापित हुआ। और भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आप देखोगे आंवला में क्या है? उर्वरक है। नेपानगर ये एमपी का है, जो पेपर से संबंधित यानी कि कागज से संबंधित है। सिंदरी की बात करेंगे दोस्तों, तो सिंदरी में कोई भी तांबा जैसी इंडस्ट्री नहीं होती है, बल्कि सिंदरी अपने उर्वरक कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। नरौरा की बात करेंगे तो ये यूपी के बुलंदशहर में है, जो कि अणु शक्ति या न्यूक्लियर थर्मल जो न्यूक्लियर प्लांट है उसके लिए फेमस है। फिर आते हैं सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कौन सा है? तो फूलपुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, जो कि आपको इलाहाबाद और प्रतापगढ़ के बीच में देखने को मिलेगी लोकेशन, वहीं पर ये फूलपुर आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे ब्रजराज नगर। अब इसकी बात करें तो ये कागज उद्योग के लिए फेमस है। कैमूर की बात करेंगे बिहार के तो ये सीमेंट के लिए फेमस है। हल्दिया की बात करेंगे तो ये पेट्रो रसायन के लिए फेमस है। फूलपुर की बात करेंगे तो ये उर्वरक के लिए फेमस है। और ये फूलपुर प्रयागराज में ही मुख्य रूप से पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये तो हो जाएगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग गुजरात में, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना गुजरात राज्य में स्थित है। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो वही गुजरात के अंतर्गत जामनगर में। हमने पढ़ा ना, देश के पेट्रो रसायन उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पे? गुजरात में। और गुजरात में भी कहाँ पे? जामनगर में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष क्या है? यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में SAIL, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी बात करें कि इसकी स्थापना कब की गई है, तो आप देखोगे कि 24 जनवरी 1973 को इन संयंत्रों के प्रबंधन के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। किस संयंत्रों की? राउरकेला ओडिशा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्र हैं और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अधिकार में आते थे। और इसी के प्रबंधन और मैनेजमेंट के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम लोगों ने सेल कहा है, इसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अमलाई की बात करें तो छत्तीसगढ़ में नहीं है। बल्लारपुर की बात करें तो महाराष्ट्र में है। ब्रजराज नगर की बात करेंगे तो ओडिशा में है, और ये मैंने बताया था ब्रजराज नगर किस लिए फेमस है। वहीं राजमुंद्री की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में है। तो जो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये सभी कागज उद्योग स्थल है। कैसे स्थल है? ये सभी कागज उद्योग स्थल। अमलाई की बात करें तो ये एमपी में आते हैं। जैसे कि एक और कागज इंडस्ट्री का जो है वो जगह का नाम है नेपानगर, तो ये भी आपके इसमें एमपी में ही आता है। अगला प्रश्न है, राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज मिलें स्थित हैं, तो वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कागज मिलों की संख्या अन्य की अपेक्षा अधिक है। ये उस समय का उत्तर होगा जब 2008 में, लेकिन अब की बात करें 2023 के आंकड़ों के अनुसार तो गुजरात में सर्वाधिक कागज मिले हैं। गुजरात में क्या है? सर्वाधिक कागज मिले हैं। अखबारी कागज उद्योग जो हम लोग हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये किस स्थान पर अवस्थित है ये इंडस्ट्री? तो आप देखोगे नेपानगर। और नेपानगर कहाँ पे है? एमपी में है। नीचे दिए गए दो कथन है। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा केंद्र है, यह बात भी सही है। अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्रों में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं होती है, तो यह भी बात सही है। लेकिन अब बात आती है कि क्या ये व्याख्या कर रहा है?
अच्छा, इसमें यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र दोस्तों अब तो मुंबई हो गया है। हाँ, मैंने ये चीज आपको बताई भी थी पहले की क्लासेस में कि अगर आप देखोगे कि कपास का जो उत्पादन होता है वो तो होता है सबसे अधिक गुजरात में। कहाँ पे होता है दोस्तों? गुजरात में। लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि गुजरात में सबसे अधिक हम वस्त्र उद्योग भी हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग, बल्कि महाराष्ट्र में आप देखोगे कि सूती वस्त्र उद्योग सबसे अधिक देखने को मिलता है। और सूती वस्त्र की मिल भी कहाँ पे देखने को मिलेगी सबसे अधिक? तो वो भी तमिलनाडु में आपको देखने को कोयम्बटूर के अंतर्गत मिलेगी। अब यहाँ पे अगला प्रश्न भी आ रहा है उसी से संबंधित। तमिलनाडु कारखाना में, मतलब तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूत का प्रमुख उत्पादक है, इसका क्या कारण हो सकता है? इस राज्य में काली कपास मृदा किस्म की मिट्टी प्रधानता है? तो ऐसा तो है नहीं, ये बात गलत है। कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में, यानी स्किल्ड लेबर बहुत अधिक मात्रा में है, तो ये बात यहाँ पर सही है। तो केवल दूसरा स्टेटमेंट ही सही हो जाएगा। तो यहां पर आप अगला प्रश्न देखेंगे, यद्यपि भारत के कुछ ही भागों में कपास उत्पादित की जाती है परंतु सूती वस्त्र उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है, जगह जगह फैला हुआ है। पंजाब में लुधियाना को भी देख सकते हो, फिर यूपी में भी देख सकते हो, कानपुर को, अहमदाबाद देखोगे, मुंबई देखोगे, तमिलनाडु। तो कह सकते हो कि हाँ, कपास भले कुछ जगह पे हो लेकिन इंडस्ट्री ये फैली हुई है। कच्चा माल वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अपना भार नहीं खोता, ये गलत बात है। ये मैंने आपको बता दिया कि सूती वस्त्र जो उद्योग होता है ये भार हरासी उद्योग के अंतर्गत आता है। तो आप देखोगे यहां पे लिख रहा है कि कथन भी सही है और कारण भी सही है, यानी ये जो चीज है, ये जो मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, ये आप देखोगे कि जो सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा, जो कपास के बीज होते हैं ना, वो अपना वजन नहीं खोते, वो ऑलरेडी इतने हल्के होते हैं कि उनका क्या ही वजन गिरेगा। ठीक है, यहां देखेंगे अगर हम व्याख्या में कि भारत में कपास का उत्पादन मुख्य रूप से काली मिट्टी वाले क्षेत्रों जैसे गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में होता है। इस तरह देश के कुछ ही भागों में कपास उत्पादित होती है और कच्चे माल के भार हरासी न होने के कारण यह उद्योग पूरे देश में लगभग फैला हुआ है। जैसे मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, कोयम्बटूर, लुधियाना, ये सभी सूती वस्त्र के केंद्र हैं। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न में से किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? तो आप अगर देखोगे तो पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब जरा हम इसको और आगे देख लेते हैं, यही उत्तर है, बिल्कुल वही फोर्ट ग्लास्टर जो कि कलकत्ता में है। हालांकि यह जो इंडस्ट्री थी यह सफल नहीं हो पाई। फिर प्रथम कपास मिल यानी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो ये कलकत्ता में ही अभी हम इसका आंसर मानेंगे। अब यहाँ पे उद्योग हैं और उनके कुछ केंद्र हैं, तो इसको हम मिलान कर लेते हैं। तो जैसे आप देखोगे कि रेशम की अगर हम बात करें तो रेशम वस्त्र आपका मैसूर हो जाएगा जो कि कर्नाटक में, पेट्रो रसायन आपका जवाहर नगर हो जाएगा, उर्वरक की बात करें तो ओडिशा का तलचर हो जाएगा, औषधि निर्माण की बात करें तो ये ऋषिकेश यानी हिमालयी क्षेत्र हो जाएगा जहां पे ये मिलती हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे अगला प्रश्न है, यहाँ हम जिसे समझेंगे तो इसके मिलान बिंदु को देखें, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसको हम लोग सेल के नाम से भी जानते हैं, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, और इसके बाद हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड। तो हम सीधे चलते हैं इसके ऑप्शन की ओर और यहाँ पे देखेंगे कि जो सेल है दोस्तों ये तो हो गई आपकी दिल्ली, और एक और मैंने अभी आपको पढ़ाया था दिल्ली, ओएनजीसी। हिंदुस्तान जिंक, जिंक मतलब क्या होता है दोस्तों? तांबा होता है या क्या होता है? जस्ता होता है। ठीक है, जस्ता, तो ये गलत मत कर देना, कॉपर होता है। तो जस्ते के लिए भी क्या होगा? राजस्थान यानी उदयपुर। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन ये आपके रांची में जाएगा और इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड ये आपका कोटा हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपका पूछता है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कोयाली की बात करें तो गुजरात में, नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश में नहीं, नुमालीगढ़ आसाम, ठीक है, मनाली तमिलनाडु। अब ये मनाली एक हिमाचल प्रदेश में भी, लेकिन ये दूसरा मनाली है। तो यहाँ आपको देखना है कि जो नागपट्टिनम है ये आपके तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मूरी की बात करें तो मूरी मैंने आपको बताया था कि ये भी एक एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है जो झारखंड में है। एलवॉय की बात करें ये भी केरल में। धर्मापुरी ओडिशा में नहीं आता है दोस्तों, बल्कि धर्मापुरी आपका तमिलनाडु में आता है। कोयाली की बात करें तो गुजरात। तो ये सभी सही हो गया। फिर से अब औद्योगिक इकाइयों की बात करते हैं और उनके केंद्र की बात करेंगे। तो इसको देख लेते हैं कि एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड सोनीपत यानी हरियाणा में है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो है कि बंगलौर में है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर ये कलोल में है, और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको ये भुवनेश्वर में है। तो इस तरीके से आपने इसका मिलान भी कर लिया। यहां पे देख सकते हैं कि एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड सोनीपत हरियाणा में, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बंगलौर में, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को कलोल में है, और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में है। फिर अगले प्रश्न को देखें, डायमंड पार्क क्या है दोस्त?
डायमंड पार्क ये वे औद्योगिक केंद्र हैं जो हीरो, सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और यहाँ पे इनके कुछ कार्य क्षेत्र हैं जिनके बारे में पूछा गया। तो अब ऐसे तो मुझे भी याद नहीं है इनमें से कोई भी, बस नहीं, कोई भी मुझे नहीं पता है। तो हम लोग डायरेक्ट इसके उत्तर की ओर चलते हैं, जरा देखते हैं। हालांकि ऐसा प्रश्न अब नहीं पूछा था। बीवी राव की बात करें तो कुक्कुट पालन हो गया, सी के प्रहलाद प्रबंधन विज्ञान, जॉन कुरियन मत्स्य उद्योग अर्थव्यवस्था, किरण कारणी सूचना प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ व्यक्ति हैं और कुछ संगठन हैं, यहाँ पे फिर उससे मिलान करना होगा। तो इसके भी उत्तर को हम लोग नीचे ही देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि डॉक्टर नलिन सिंघल जो कि भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ठीक है, ये हो गया भेल, ठीक है। ये हालांकि वर्तमान निम्न बदलाव है, लेकिन और भी आगे बदलाव हो चुके होंगे, तो मैं ऐसे प्रश्न को काट देता हूं आपको, आप इसे अपडेट कर लीजिएगा। अब जैसे ये देखिए उच्च अधिकारी की बात करा, सीईओ की बात, तो भाई ये प्रश्न कब का है और वर्तमान में क्या होगा, ये देखिए 2003 का है, तो इसको भी आप लोग अपडेट कर लेना अपने से। फिर यहाँ और हम देखते हैं, अब देखिए यहाँ भी कुछ प्रतिष्ठित महिलाएं हैं और जो संस्था उद्योग है, तो वर्तमान में कौन कौन है, तो आप उस नाम से आप अपडेट कर लीजिएगा, वो ज्यादा सही है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये लुधियाना होगा, क्योंकि पंजाब राज्य में लुधियाना हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और इसे पंजाब की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। कौन सी राजधानी कहते हैं, औद्योगिक राजधानी। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, तो ताप शक्ति जो थर्मल पावर एनर्जी है दोस्तों, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो उद्योग क्षेत्र के कुल जल का उपयोग लगभग 88% यहीं पे होता है। ताप शक्ति जितना भी आप इंडस्ट्री में यूज करते हो उसका 88% लगभग यहीं पे होता है। अब यहाँ पे हम कुछ उद्योग देखते हैं, जैसे कागज उद्योग हो गए या सीमेंट उद्योग, तो इनको अगर हम देखेंगे तो जैसे कि अगर आप देखोगे कि कागज उद्योग की बात करें तो ये टीटागढ़ हो जाएगा, सीमेंट उद्योग लोहा और खनिज, तो कागज की बात करेंगे तो ये तो हो जाएगा टीटागढ़, जैसे नेपानगर होता है। सीमेंट की बात करेंगे लखेरी हो जाएगा, लोहा और इस्पात की बात करेंगे तो भिलाई हो जाएगा, और खनिज तेल शोधन की बात करेंगे तो अंबाला मुकुल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, और अब हम करेंगे अपना आखिरी प्रश्न आज की क्लास का। इसमें देखोगे कि एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो जेके नगर, जो कि टाटा नगर जेके नगर के नाम से जानते हैं। तांबा की बात करेंगे तो मैंने बताया था मलाज खंड हो जाएगा, कॉपर के लिए जो मलाज खंड आपका एमपी में होगा। वहीं जस्ता की बात करेंगे तो जस्ता आपका टुंडू में आएगा, राजस्थान में। और जूट की बात करेंगे तो ये भाटपाड़ा में आएगा। कहाँ पे आएगा, भाटपाड़ा, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आज की हमारी क्लास का सेशन कंप्लीट। और अब हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे भारत के अनुसंधान केंद्र, क्योंकि इसका भी मिलान करने के लिए बार बार प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो इन सभी क्लासेस के अपडेट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, वहां से आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, क्लासेस की अपडेट्स मिल सकती है, डिस्कशन ग्रुप से जुड़ सकते हो। और अगर आप लोग चाहते हैं कि घटना चक्र 2023 के लेटेस्ट एडिशन की जो बुक है उसकी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, केवल और केवल हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। उसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया वीडियो के नीचे, जहां मोर लिखा होता है, और वहां से आप इंक्वायरी करके आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। तो बने रहिएगा इसी तरीके से आप आगे की वीडियोस में भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।